रोमी फौज, जो एक बड़े लाव लश्कर के साथ आई थी, सिर्फ 24 घंटों में इबरतनाक शिकस्त खा चुकी थी। मैदाने जंग की धूल अभी बैठी भी न थी कि एक सल्जूकी सिपाही सुल्तान अल्प अरसलान के सामने एक जख्मी और मिट्टी में अटे हुए रोमी कैदी को लेकर आया। सुल्तान ने कैदी की खस्ता हाली देखी और पूछा, ये कौन है? सिपाही ने फख्र से जवाब दिया, आली जाह, ये रोमी शहनशाह रोमानोस है। अलब अरसलान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि रोमी शहनशाह उसके कदमों में पड़ा है। अरसलान ने रोमानोस की गर्दन पर अपना कदम रखा और पूछा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम मेरे साथ क्या करते? रोमानोस ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कत्ल कर देता या जंजीरों में जकड़कर कुस्तंतनिया की गलियों में घसीटता। अल्प अरसलान ने कहा, तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मेरा इंतकाम कितना होलनाक होगा। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इसके बाद अल्प अरसलान ने रोमानोस के साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उसने शहनशाह को उम्दा लिबास और बेहतरीन खाना फराहम किया। सुल्तान ने रोमानोस को एक माहिदे पर भी मजबूर किया, जिसके तहत अनातोलिया का एक बड़ा इलाका सल्जूकियों के कब्जे में आ गया। रोमी शहनशाह ने 15 लाख सोने के सिक्के, सालाना खराज और अपनी बेटी की शादी सुल्तान के बेटे से करने का वादा भी किया। इसके बाद शहनशाह रोमानोस को आज़ाद कर दिया गया। लेकिन आगे जो हुआ वो बिल्कुल वही था जो अल्प अरसलान ने हौलनाक इंतकाम के बारे में कहा था, क्योंकि रोमानोस की आज़ादी ही उसकी बदतरीन जिल्लत का सबब बनी। जब रोमानोस वापस कुस्तंतनिया जा रहा था तो बागियों ने उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लिया। अभी वो शहर से बाहर ही था कि लोगों ने उसके खिलाफ बगावत कर दी और एक नए शहनशाह ने तख्त संभाल लिया। बागियों ने रोमानोस को अंधा कर दिया और उसे कैद खाने में डाल दिया, जहां उसने इंतहाई किस्मपरसी और जिल्लत की हालत में दम तोड़ दिया। उस वक्त से लेकर आज तक अनातोलिया का ये हिस्सा तुर्कों के कब्जे में है। अगरचा रोमियों और ईसाई लश्करों ने अपनी ज़मीन वापस लेने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे। तुर्कों के ज़ेरे असर अनातोलिया का ये खिता तारीख में नाकाबिल फरामोश बन गया, क्योंकि एक खाना बदोश कबीला जो इस इलाके में रहता था, मवेशी पालकर गुजारा करता था और दुनिया के मामलात में जिसकी कोई हैसियत न थी, वही कबीला आगे चलकर दुनिया में उस्मानी तुर्कों के नाम से मशहूर हुआ। कोई नहीं जानता कि उनका असल नाम क्या था, उनका साबका मजहब क्या था, या वो कहाँ से आए थे, क्योंकि उनकी तारीख सल्तनत उस्मानिया के क़याम के एक सदी बाद लिखी गई। इसीलिए उनकी इब्तिदाई तारीख की हकीकत के बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता। जब सल्जूकी तुर्कों ने अनातोलिया के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया तो उस्मानी तुर्कों को भी इस इलाके में आज़ादाना नक्ल व हरकत का मौका मिल गया। उस्मानी तुर्क बहादुर, जफाकिश और बेहतरीन जंगजू थे। वो कबाइल जो सल्जूकियों के वफादार थे, उनका बुनियादी फ़र्ज़ रोमियों के ख़िलाफ़ सल्जूकी सल्तनत का दिफा करना था। इस तरह वो सल्जूकी सल्तनत के लिए एक बफर जोन या स्ट्रेटेजिक डेप्थ का काम करते थे। सल्जूकियों को पहुंचने वाला सबसे बड़ा नुकसान रोमियों की तरफ से नहीं, बल्कि मशरक़ में चंगेज़ खां की तरफ से हुआ था। चंगेज़ खां को उन उम्दा लिबासों और कपड़ों का बहुत शौक था जो इस्लामी रियासतों के बाज़ारों में दस्तयाब थे। चंगेज़ खां ने ईरान और वस्ती एशिया के हुक्मरान ख्वारिज़म शाह के पास अपने ताजिर भेजे ताकि वो उसके लिए बेहतरीन लिबास ला सकें, लेकिन ख्वारिज़म शाह ने यह समझा कि ये ताजिर चंगेज़ खां के जासूस हैं और उन्हें कत्ल करवा दिया। ताजिरों के इस कत्ल ने चंगेज़ खां को शदीद तेश में मुब्तला कर दिया। उसने हक़ाइक़ जानने के लिए ख्वारिज़म शाह के पास एक एलची भेजा, लेकिन ख्वारिज़म शाह ने उस एलची को भी कत्ल कर दिया। इस अमल ने चंगेज़ खां के गैज़ व गज़ब को अंधा पर पहुंचा दिया और उसने इस्लामी रियासतों पर हमले का फ़ैसला कर लिया। उसने चीन की सरहद से लेकर बगदाद तक मुस्लिम रियासतों को बुरी तरह तबाह व बर्बाद कर दिया। चंगेज़ खां अनातोलिया तक भी पहुंच गया, जहां उसके जानशीनों ने सल्जूकी सल्तनत को कुचल कर रख दिया। इस तबाही के बाद एक बहुत ही छोटी सल्जूकी रियासत बाकी रह गई, जिसे सल्जूकी रूम कहा जाता था। सल्जूकी रूम छोटी रियासतों का एक गिरोह था, जिस पर अल्प अरसलान के रिश्तेदारों की नस्ल हुकूमत करती थी। सल्जूकी रोम और रोमी सल्तनत के दरमियान उस्मान की क़यादत में उस्मानी तुर्क आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत जमा कर रहे थे। उस्मान की जाए पैदाइश और उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं है। यहाँ तक कि ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया उस्मान ही उनका असल नाम था या वो आतमान या आतामान कहलाते थे।
क्योंकि अरबी नाम ओस्मान उन्हें बहुत बाद में दिया गया था। वो अपनी बहादुरी और आला तरबियत याफ्ता जंगजुओं और शहसवारों की फौज की वजह से मशहूर थे। उनके घुड़सवार इतने माहिर थे कि वो सरपट दौड़ते घोड़ों की लगामें छोड़कर भी अपने शिकार का दुरुस्त निशाना लगा लेते थे। उस्मान अपने सिपाहियों के दरमियान रहना पसंद करते थे, जिसने उनके दिलों में उस्मान के लिए मोहब्बत और एहतराम पैदा कर दिया। थोड़े ही अरसे में उस्मान ने तुर्क घुड़सवारों का एक बड़ा लश्कर जमा कर लिया। इन्हें इर्द गिर्द के इलाकों में रहने वाले दीगर तुर्क सरदारों की हिमायत भी हासिल हो गई। अब वो इतने ताकतवर हो चुके थे कि मंगोलों के छोटे गिरोह उनसे टकराने से कतराते थे। उस्मान अपनी हुदूद को वसी करने और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए बाज़ंतीनी रोमी सल्तनत पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उनके उस इरादे की राह में दरियाए सकारिया एक बड़ी रुकावट बनकर खड़ा था। रोमी सल्तनत इसी दरिया के पार वाक़ थी। दरिया के किनारे रोमी चौकियों पर मौजूद तीर अंदाज उस्मान की पेश कदमी के लिए एक बड़ा खतरा थे। फिर सन 1300 या 1302 में एक नागहानी कुदरती आफत नाजिल हुई। फिर वो हुआ जिसका किसी को गुमान न था। दरियाए सकारिया ने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। दरिया के बिखरे हुए पानी ने बाज़ंतीनी सल्तनत की मजबूत चौकियों और किलों को जड़ से उखाड़ फेंका। उस्मान इसी सुनहरी मौका की तलाश में थे। उन्होंने फौरन दरिया पार किया और रोमी ज़मीनों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। जब बाज़ंतीनी शहंशाह को उन हमलों की इतला मिली तो उसने हमला आवरों को रोकने के लिए एक बड़ी फ़ौज रवाना की। रोमी लश्कर का मुकाबला करने के लिए उस्मान ने वो जंगी हिकमत अमली अपनाई जो उन्होंने मंगोलों से सीखी थी। उस्मान ने सिपाहियों का एक छोटा सा दस्ता भेजा, जिन्होंने मुख्तसर लड़ाई के बाद पसपाई अख्तियार की और दुश्मन को एक जाल में फंसा लिया। रोमी फ़ौज इस दस्ते का पीछा करते हुए एक घने जंगल में दाखिल हो गई, जहां उस्मान की असल फ़ौज छिपी हुई थी। उस्मान ने फ़ौरन दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया और एक ज़ोरदार हमला कर दिया। इस जंग में रोमी फ़ौज को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसके बाद उस्मान ने बाज़ंतीनी सल्तनत के कई किले और शहर फतह किए, जिनमें अहम शहर यानी सेहिर भी शामिल था। उस्मान ने यानी सेहिर को अपनी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। इन अजीम फतूहात ने उस्मान को खित्ते के तमाम तुर्कों का हीरो बना दिया। उस्मान एक कबायली बुजुर्ग शेख अदबाली का बहुत एहतराम करते थे और अहम मामलात में उनसे मशवरा लेते थे। वो शेख को अपना रूहानी पेशवा मानते थे। उस्मान शेख की बेटी से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शेख अदबाली शुरू में इस रिश्ते के खिलाफ थे। एक मशहूर रिवायत है कि उस्मान ने एक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि शेख के जिस्म से एक चांद निकलकर उनके अपने सीने में मुंतकिल हो रहा है। फिर उनके जिस्म से एक अजीम अलशान दरख्त निकला, जिसकी शाखें मशरिक से लेकर मगरिब तक फैल गईं। उस दरख्त की जड़ों से 4 बड़े दरिया निकल रहे थे, जबकि 4 बुलंद व बाला पहाड़ों ने उसकी शाखों को सहारा दे रखा था। अचानक एक तेज हवा चली, जो दरख्त के पत्तों को उड़ाकर एक अजीम अलशान शहर की तरफ ले गई। वो शहर जहां 2 समंदर और 2 बराज़म आपस में मिलते थे। वो शहर एक अंगूठी की तरह था, जिसे उस्मान पहनना चाहते थे। लेकिन इसी मरहले पर उस्मान की आंख खुल गई। जब उन्होंने यह ख्वाब शेख अदबाली को सुनाया तो उन्होंने कहा, खुदा तुम्हें एक अजीम सल्तनत से नवाजेगा और तुम मेरी बेटी से शादी भी करोगे। तारीख गवाह है कि वो ख्वाब सच साबित हुआ। इसका आगाज शेख की बेटी राबिया और उस्मान की शादी से हुआ। ख्वाब की इस ताबीर और रोमियों की गिरती हुई ताकत ने उस्मान के हौसलों को महमेज कर दिया। 1317 में उन्होंने बाज़ंतीनी सल्तनत के एक अहम शहर बुरूसा का मुहासरा कर लिया, जो कुस्तंतनिया के करीब वाक़ा था। रोमियों के साथ 10 साल की तवील जंग के बाद उस्मानी तुर्क फातिह बनकर उभरे। आखिरकार 1326 में बुरूसा के गवर्नर ने उस्मान की फ़ौज के सामने हथियार डाल दिए। जब बुरूसा फतह हुआ, उस्मान अपनी ज़िंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रहे थे। जब उनके बेटे और हान ने उन्हें फतह की खुशखबरी सुनाई तो उस्मान की खुशी की इंतहा न रही। उन्होंने अपने बेटे की तारीफ की और उसे अपना जानशीन मुकर्रर किया। उस्मान ने वसीयत की कि उन्हें बुरूसा में ही दफन किया जाए
और इसी शहर को उस्मानी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बनाया जाए। कुछ दिन बाद उस्मान फानी दुनिया से रुखसत हो गए और इन्हें ब्रूसा में सपर्द खाक कर दिया गया, जहां उनका मज़ार आज भी मौजूद है। अपने वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए औरहान ने ब्रूसा को अपनी सल्तनत का नया दारुल हुकूमत बनाया। अब उस्मानी तुर्कों के पास एक वसी ज़मीन थी जिसे वो सल्तनत कह सकते थे। औरहान ने बे के बजाय सुल्तान का लक़ब अख्तियार किया, जो इससे पहले तुर्क हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होता था, जैसे उस्मान बे और औरहान बे। यूं सुल्तान औरहान सल्तनत उस्मानिया के पहले सुल्तान बन गए। उस अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी जा चुकी थी जिसका ख्वाब उस्मान ने देखा था। लेकिन इस नई नवीली सल्तनत को न सिर्फ रोमियों से खतरा था, बल्कि एक और तुर्क सल्तनत करासी से भी खतरा था, जो उस्मानियों के मगरिब में अपनी ताकत बढ़ा रही थी। ये ऐन मुमकिन था कि मुस्तकबल में रोमी और करासी सल्तनतें हाथ मिला लें, ताकि उस्मानी तुर्कों का नाम और निशान हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। सुल्तान औरहान इस मसले को लेकर काफ़ी फिक्रमंद थे, लेकिन कुदरत ने उन्हें वो मौका फराहम किया जो सदियों में किसी सुल्तान को मिलता है। वो मौका किया था, और ये कैसे मुमकिन हुआ कि रोमी सरहद के पास मौजूद एक छोटी सी उस्मानी रियासत एक ऐसी अजीम सल्तनत में बदल गई जिसने रोमियों को मशरिक और मगरिब दोनों तरफ से घेर लिया। ये सब हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की तीसरी किस्त में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके।